हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेजर ऑफ टेल्स और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आया हूं। आज की स्टोरी कोई फेरी टेल और कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक फ़नी स्टोरी है फ्रेंड्स। आज की स्टोरी है मुल्ला नसरुद्दीन की, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध सूफ़ी फ़िलोसोफ़र रहे हैं। और कहा जाता है कि मुल्ला नसरुद्दीन 13वीं शताब्दी में बुखारा नाम की सिटी में रहा करते थे, जो टर्की में स्थित है, जिसे पहले टर्की के नाम से जाना जाता था फ्रेंड। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमानता और हाजिर जवाबी के किस्सों से बहुत लोकप्रिय थे। आज की स्टोरी में हम इस स्टोरी की करेक्ट ट्रांसलेशन के साथ साथ फ्रेंड्स आने वाले सारे सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे और कुछ नई इंग्लिश की एक्सप्रेशंस और न्यू वर्ड्स के मीनिंग को भी समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड, वो है टेल मी व्हाट यू नो। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ मुझे बताओ तुम क्या जानते हो। एक इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत एक मैन वर्ब से होती है फ्रेंड, जो टेल इस सेंटेंस की मैन वर्ब है। तो आज का जो टाइटल है स्टोरी का, वो है मुझे बताओ तुम क्या जानते हो। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। द पीपल फ्रॉम अ विलेज, गांव के लोग, नियर बुखारा। बुखारा एक जगह का नाम है फ्रेंड, जो टर्की के अंदर स्थित थी 13वीं शताब्दी के अंदर। बुखारा बुखारा नामक एक जगह के पास के गांव के लोग हैड एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड ये। उन्होंने सुना हुआ था टेल्स ऑफ द विजडम एंड विट ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन। क्या मतलब हुआ, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन जो थे उसकी बुद्धिमानता और हाजिर जवाबी की कहानियाँ सुनी हुई थी। दे ऑल वांटेड टू मीट हिम। अब वह हमारा सब्जेक्ट है और पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है फ्रेंड। इस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही हैं, एक वांटेड और एक मीट। कभी भी फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक हिंट देना चाहता हूँ आपको। कभी भी जब आप सेंटेंस बनाते हैं, अगर उस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ रही हैं और उसमें से आपको मेन वर्ब पता करना है, तो आपको उस सेंटेंस के अंदर जिस वर्ब के बाद ना नी का सेंस आ रहा है या हुआ हुई का सेंस आ रहा है, तो वो उस वर्ब की मेन वर्ब नहीं होगी। उस सेंटेंस की जो दूसरी वर्ब आ रही है वो मेन वर्ब होगी। जैसे आप इस सेंटेंस को हिंदी में बोलिए, इसका मतलब हुआ दे ऑल वांटेड टू मीट हिम। वो सब चाहते थे उससे मिलना। तो किसके बाद नानी का सेंस आ रहा है, वो चाहते थे उससे मिलना, तो मिलना के बाद आ रहा है नानी का सेंस, इसलिए ये सेंटेंस की इन्फिनिटिव है और मेन वर्ब है चाहते थे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप कभी भी अगर आप जो सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं उसके अंदर दो वर्ब आ रही हैं, तो आप इस तरीके से इस हिंट का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस की मेन वर्ब कौन सी है और इन्फिनेटिव और जेरेंट कौन सी है और पार्टिसिपल कौन सी है। नानी का सेंस आएगा जब वो नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव या जेरेंट होगी, और हा हुआ हुई हुए का सेंस आएगा जब वो पार्टिसिपल होगी और सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज होगी। इस सेंटेंस के अंदर टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये इन्फिनेटिव की तरह नानी का सेंस हो रहा है। क्योंकि इसका अगर आप हुए हुए का सेंस निकालो, वो चाहते थे उससे मिले हुए, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा हमें। हमारा मीनिंगफुल सेंस जब भी बनेगा जब हम नानी का सेंस निकालेंगे। तो वो सब चाहते थे उससे मिलना, मिलना चाहते थे, तो उनका पर्पस था मिलना। तो इन्फिनेटिव पर्पस के लिए भी आती है, और आप नानी के सेंस से भी मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को उसका पता लगा सकते हैं। सो देयर विलेज चीफ सेंट अ मैसेज टू मुल्ला। इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। देयर, ये देयर है थर्ड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन का। ये वहाँ वाला देयर नहीं है, क्योंकि आप स्पेलिंग देखोगे THEIR देयर। और क्या मतलब हुआ, सो देयर विलेज चीफ, उनके गांव का मुखिया ने भेजा। एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंट अ मैसेज टू मुल्ला। मुल्ला के पास एक मैसेज भेजा, इनवाइटिंग हिम टू गिव अ स्पीच अबाउट रिलीजन टू ऑल ऑफ देम। उसको
नियंत्रण देते हुए एक स्पीच देने के लिए धर्म के बारे में उन सबको एक धर्म के बारे में स्पीच देने के लिए इनवाइटिंग हिम टू गिव, दोबारा एक इन्फिनेटिव का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो जो विलेज के चीफ थे उन्होंने मुल्ला को इनवाइट किया एक धर्म के बारे में स्पीच देने के लिए। मुल्ला वॉज इन नो मूड टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक अंडर द सन। क्या मतलब हुआ? मुल्ला जो थे वो मूड का मतलब होता है फ्रेंड मनोभाव या कोई भावना। तो वो ही मुल्ला वॉज इन नो मूड मतलब वो उसकी भावना में नहीं थे, बोलने की भावना में नहीं थे किसी भी विषय पर। अंडर द सन मतलब सूरज के नीचे, सूरज में या सूरज के नीचे। तो आप इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हो। लेट अलोन स्पीक ऑन समथिंग एज सीरियस एज रिलीजन। फ्रेंड्स आप ये नोट कर सकते हो, लेट अलोन। लेट अलोन सेंटेंस में जब आता है, जब हमें सेंटेंस का जो सेंस इस तरह से बनता है जैसे हमें कभी बात कहनी होती है कि उसने तो हमें पानी के लिए भी नहीं पूछा और खाने की तो बात ही छोड़ो। इस तरह का जब भी हमें सेंस होगा तो इस तरह का हमें फॉर्मेशन सेंटेंस में लाना होगा। दूसरा सेंटेंस तो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन जब हमें जिस सेंटेंस में जोर देना हो कि बात ही छोड़ो। अब यहाँ जो सेंटेंस का मीनिंग हुआ है लेट अलोन स्पीक ऑन समथिंग एज सीरियस एज रिलीजन। धर्म जितने गंभीर चीज़ की तो बात ही छोड़ो, उसका तो मूड ही नहीं था बोलने का किसी भी विषय पे सन के नीचे। और धर्म जितने सीरियस चीज़ के ऊपर तो उसकी तो बात ही छोड़ो। तो लेट अलोन का इस्तेमाल करके फ्रेंड आप सेंटेंस बना सकते हो और मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। और बहुत अच्छा, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए। इसकी तो बात ही छोड़ो, उसने हमें बुलाया ही नहीं, और इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके। व्हाट अ ट्रिकी सिचुएशन। ट्रिकी सिचुएशन होती है फ्रेंड, ट्रिकी का मतलब होता है बहुत कठिन, और सिचुएशन होती है परिस्थिति। और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटेड सेंटेंस है। और इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है, कोटेशन मार्क्स भी लगा हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। तो क्या मतलब हुआ? तो उसने अपनी एक सडन फीलिंग को व्यक्त किया कि कितनी मुश्किल, कितनी कठिन परिस्थिति है। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट। इस इस चीज़ से कैसे निकला जाए। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट, इस चीज़ से कैसे निकला जाए। सो निकला जाए, और फॉर्मेशन जो इंग्लिश का हमें बनाना होता है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे बात करूँ, हाउ डू आई टॉक टू हिम, हाउ डू आई गो देयर। तो वो कैसे जाया जाए और फॉर्मेशन का जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है बिल्कुल सेम होता है। ये आप डू से और शुड से सेंटेंस को बना सकते हो। डू और शुड एज अ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके ऑफ सेंटेंस की जो भी मेन वर्ब है आप उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो सेंस बनना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो बन रहा है कि कैसे निकला जाए, कितनी कठिन परेशानी है, कितनी कठिन परिस्थिति है, इससे कैसे निकला जाए। तो यहाँ सेंस वो नहीं बनना कैसे निकलूँ, एक बन सकता है, लेकिन यहाँ ये सही बन रहा है कि कैसे निकला जाए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उसने ये सोचा खुद से। फाइनली व्हेन द डे अराइव्ड, आखिरकार जब दिन आया, मतलब वो दिन आया। ही रोड ऑन हिज डंकी टू द विलेज, तो वो अपने डोंकी पर गांव गया। ही रोड मतलब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज़ हुआ है। राइड, रोड, रिडन, तो रोड का यहाँ यूज़ हुआ है क्योंकि वो अपने डोंकी पे बैठ के गाँव विलेज गया। सॉरी। ऑल द वाइल थिंकिंग ऑफ हाउ टू एस्केप द सिचुएशन, तो ऑल द वाइल का इस एक फ्रेज का यूज़ होता है जिसका मतलब होता है पूरे टाइम, मतलब पूरे समय। वो ये सोचते हुए, यहाँ भी हुए हुए का, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। थिंकिंग ये कोई मैन वर्ब नहीं है। ये सोचते हुए कि पूरे रास्ते वो ये सोचते हुए गया कि हाउ टू एस्केप द सिचुएशन। एस्केप का मतलब होता है भागना, जान बचाकर भागना। तो कैसे उस परिस्थितियों से भागा जाए, जान छुड़ाई जाए। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा,
ही सो अ लार्ज गैदरिंग वेटिंग फॉर हिम विद बैटेड ब्रेथ। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा, ही सो अ लार्ज गैदरिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको लग रहा होगा क्योंकि वर्ब की आईएनजी है दोनों वर्ड्स के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स अगर जब भी आपको किसी नाउन को ढूंढने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो उसका हिंट मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। अगर किसी वर्ड से पहले कोई वर्ड है और उससे पहले कोई आर्टिकल है, कोई इनडिफिनाइट आर्टिकल हो, वेदर चाहे कोई डेफिनाइट आर्टिकल हो, दे, द, तो उन दोनों के बीच में, उस वर्ड और आर्टिकल के बीच में तो एडजेक्टिव होगा और उस वर्ड के बाद जो लास्ट वर्ड है वो हमारा नाउन होगा। तो गैदरिंग का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना, मतलब एक इकट्ठे हुए हुए लोगों को कहते हैं गैदरिंग, इकट्ठे हुए हुए, तो ये एक नाउन है। तो अब हमें नाउन पता चल गया। ये सो व्हाट, तो हमें व्हाट का अपना जवाब मिला, एक लार्ज एक एडजेक्टिव है, एक बड़ी भीड़ हमने देखी, उसने देखी। वेटिंग फॉर हिम, तो वो भीड़ क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। अब फ्रेंड यहाँ पर आया हमारा हुए हुए का सेंस आ रहा है क्योंकि ये भी वर्ब क्या है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ये सो, देखा, एक बड़ी गैदरिंग, वेट करते हुए। उसने देखा व्हाट, एक लार्ज गैदरिंग, जो गैदरिंग क्या कर रही थी, वेट कर रही थी उसका, विद बैटेड ब्रेथ। बैटेड ब्रेथ होती है मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से, कुछ एंटिसिपेट करते हुए कि आगे उनको कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो इस चाह के अंदर वो सांस ले रहे थे सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो फ्रेंड यहाँ पर नानी का सेंस नहीं निकल सकता। अगर आप सेंस निकाल के देखो नानी का वेटिंग का, उन्होंने देखा बड़ी भीड़ को, इंतज़ार करना उसके लिए, तो इंतज़ार करना उसके लिए कोई सेंस नहीं बनना। और अगर आप हुए हुए का सेंस निकालोगे, ही सो अ लार्ज गैदरिंग वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार करते हुए, तो ये इस ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रही है ये वर्ब, और मेन वर्ब हमारी ये है। ही आस्क्ड द असेंबल क्राउड, उसने पूछा एक इकट्ठा, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा हुए हुए, क्राउड होती है भीड़। तो फिर फ्रेंड अगर आप देखें तो आर्टिकल फिर एक वर्ड और उसके बाद हमारा नाउन, क्राउड कहते हैं भीड़ को, गैदरिंग भी कहते हैं भीड़ को। और ये वर्ड इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इकट्ठे हुई भी भीड़ से उसने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन। तो और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक नरेशन का सेंटेंस है फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो उसने उससे क्या पूछा, क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब डू और मेन वर्ब नो। धर्म के बारे में कुछ भी जानते हो, ये मुल्ला नसरुद्दीन ने उस भीड़ से पूछा स्टेज पर आकर। तो उन्होंने कहा नो। फ्रेंड्स इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो ये सेंटेंस बनना चाहिए तो वो आपको मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं उस सेंटेंस को। नो, नो दे क्राइड, उन लोगों ने कहा चिल्ला के, मतलब थोड़ा ज़ोर से बोल के, नहीं। दिस वॉज द चांस मुल्ला वॉज लुकिंग फॉर, तो ये वो मौका था जिसकी तलाश में मुल्ला था, जिसकी तलाश मुल्ला कर रहा था, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के साथ। ही इमीडिएटली सेड, उसने तुरंत ही कहा, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पीकिंग टू पीपल हु नो नथिंग अबाउट रिलीजन। इसका क्या मतलब हुआ, तो बोलने का क्या फ़ायदा उन लोगों से जो कुछ नहीं जानते धर्म के बारे में। तो फ्रेंड ये जो यहाँ पर यूज़ ऑफ स्पीकिंग, इसका जो सेंस निकलता है हिंदी का तो होता है क्या फ़ायदा। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा, तो आप यूज़ और किसी भी मैन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, तो वहाँ जाने का इट इज़ नो यूज़, तो यूज़ से पहले हम नो का इस्तेमाल करते हैं अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसलिए नो का यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यूज़ और वर्ब की आईएनजी वर्ब फॉर्म के साथ आप सेंटेंस बना सकते हो और इसका सेंस निकलता है कोई फ़ायदा नहीं है या क्या फ़ायदा, बोल के क्या फ़ायदा और कोई फ़ायदा नहीं इंटेरोगेटिव सेंस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर समझते हैं इस सेंटेंस के मीनिंग को। तो
क्या मतलब हुआ, बोलने का कोई तो क्या फ़ायदा उन लोगों से बोलने का जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। नथिंग अबाउट रिलीजन, प्रीपोजिशन के बाद एक अपना ऑब्जेक्ट, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ही वॉकड अवे रिलीव्ड, वो चला गया, वॉकड अवे मतलब चला गया, और रिलीव होता है राहत की सांस लेना। बट द विलेज चीफ एंट्रीटेड, एंट्रीटेड का मतलब होता है विनती करना। तो जो गांव का मुखिया था उन्होंने मुल्ला से विनती करी ठहरने की, जो स्टे होता है ठहरना। ही वेंट टू हिज पीपल एंड हैड अ वर्ड विद देम, अब वो जो चीफ थे विलेज के, वो गए अपने लोगों के पास, एंड हैड अ वर्ड विद देम। तो फ्रेंड ये जो वर्ड आया है हैड, हैड अ वर्ड मतलब किसी से बात करने के लिए भी हम हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो हैड यहाँ पर उसके पास कोई वर्ड का सेंस नहीं आएगा, ये कोई पास्ट की कैटेगरी सेकंड का सेंटेंस नहीं है। वो गया अपने लोगों के पास एंड हैड अ वर्ड, और उसके पास कोई वर्ड था उनके लिए। तो मतलब यहाँ जो सेंस बनना है, उसने कुछ वार्तालाप की, कुछ कन्वर्जेशन किया, तो हैड अ वर्ड। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हम हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं, वार्तालाप करने के लिए, खाने के लिए। तो ये कोलोकेशन होता है इंग्लिश का, जो इस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसके पीछे कोई ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह नहीं है, ये कोलोकेशन होता है इंग्लिश का। जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है, हम उनको चैलेंज कभी नहीं कर सकते। तो कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले इस फॉर्म के अंदर, तो आप इस तरह से उसको समझिएगा। आफ्टर सम टाइम ही इनवाइटेड मुल्ला अगेन, अब कुछ समय बाद उसने मुल्ला नसरुद्दीन को दोबारा आमंत्रित किया स्टेज पर, या बुलाया। मुल्ला मुल्ला अगेन आस्क देम, मुल्ला ने दोबारा उन लोगों से पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन, तो दोबारा वही सवाल किया, क्या तुम धर्म के बारे में कुछ जानते हो। दे रिप्लाइड इन यूनिजन, तो उन्होंने जवाब दिया एक मत के अंदर, वी नो एवरीथिंग अबाउट रिलीजन। अब कैसे उन लोगों ने कहा, क्योंकि उस मुखिया ने लोगों को समझा दिया था कुछ, उनसे जो बात की थी ऊपर, तो उस मुखिया ने उनको लोगों को समझा दिया, तो इसलिए उन लोगों ने किया, हमें रिलीजन के बारे में सब पता है। मुल्ला टुक अ डीप ब्रेथ एंड सैड, जो मुल्ला था उसने गहरी सांस ली और कहा, वेल देन देयर इजंट एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी टू से, इज देयर। फ्रेंड ये भी एक कोटेशन मार्क्स के अंदर है, और ये सेंटेंस वेल देन इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक तरह के गैप फिलर्स होते हैं। जब हमें अपनी बात के अंदर, जब हमें कुछ कहने के लिए वर्ड्स नहीं मिल पाते, तो हम उस गैप को कम करने के लिए गैप फिलर्स होते हैं। ये किसी भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे आई मीन, यू नो, वेल, बहुत तरीके के हैं। ये आपको मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहे होंगे कितने तरीके के गैप फिलर्स होते हैं। तो और देयर इजंट एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी टू से, तो वो कहते हैं देयर इजंट एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी टू से, मेरे नहीं कहने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। इज देयर, कुछ नहीं बचा है ना। तो ये एक क्वेश्चन टैग्स का सेंटेंस है फ्रेंड। क्वेश्चन टैग्स के अंदर जो कॉमा से पहले होता है, अगर वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, और उसके बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब और हमारा जो सब्जेक्ट आता है, जो प्रोनाउन आता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आता है इसके अंदर, क्वेश्चन टैग्स के अंदर। तो इसका मतलब होता है मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। तो इस तरह है ना, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ही आस्क्ड एंड लेफ्ट, उन्होंने पूछा और चला गया। बट द विलेज चीफ रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू लीव येट, लेकिन जो गांव का मुखिया था उसको उन्होंने रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, नॉट टू लीव येट, अभी भी ना जाने की। तो फ्रेंड यहाँ अगर आप देखें तो इन्फिनिटिव को हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो उससे पहले नोट लगाते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं किसी भी इन्फिनिटिव को या किसी भी जेरेंड को नेगेटिव करने के लिए उससे पहले नोट लगाया जाता है। He went back to train his pupil before calling Mullah on stage for the third time. He went back, वो वापस गया, to train his pupil, ट्रेन करने के लिए। ट्रेन मतलब यहाँ पे कोई रेलगाड़ी का सेंस नहीं निकल रहा है। ट्रेन का मतलब होता है फ्रेंड सिखाना, कुछ शिक्षा देना। तो दोबारा वो उनको ट्रेन करने के लिए लोगों को वापस गया। एक बार फिर नानेनी का सेंस इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा।
बिफोर कॉलिंग मुल्ला ऑन स्टेज, मुल्ला को स्टेज पर बुलाने से पहले। और बिफोर के बाद फ्रेंड हमेशा जेरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल होता है जो कि नाउन का काम करती है। जैसे ये इन्फिनेटिव है और ये यहाँ पर जेरेंड फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ इन्फिनेटिव का काम करती है सेंटेंस के अंदर। वो वापस गया अपने लोगों को सिखाने के लिए मुल्ला को स्टेज पे बुलाने से पहले, तीसरी मर्तबा, तीसरी बार। हाफ द विलेजर सेड दैट they न्यू अबाउट रिलीजन while द अदर हाफ refused। अब इस बार क्या हुआ, जो आधे गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि वो जानते हैं धर्म के बारे में, जबकि while एक कंजक्शन है जिसका से निकलता है जबकि, और बाकी आधों ने मना किया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। इसकी जो सिनोनिम्स होते हैं वो डिक्लाइन और डिनाइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। मुल्ला स्माइल एंड सेड ऑल राइट, मुल्ला ने हंसा और कहा ठीक है। दोज हु नो अबाउट रिलीजन शेल टीच दोज हु डोंट नो, या मतलब हुआ दोज मतलब जो जानते हैं। हु यहाँ पर कोई WH की तरह नहीं आया है, ये एक कंजक्शन है जिसका सेंस निकलता है जो। जो लोग जो जानते हैं, वो लोग जो जानते हैं धर्म के बारे में। शेल टीच दोज हु डोंट नो, उनको सिखाएंगे जो नहीं जानते। तो ये एक अपनी जो बुद्धिमानता से जो मशहूर है मुल्ला नसरुद्दीन, तो एक तनक मिजाज वाला और करारे जवाब के लिए उसने उसी तरीके का जवाब दिया अपनी चालाकी से कि जो जानते हैं वो उनको सिखाएं जो धर्म के बारे में नहीं जानते। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए ही वॉक्ड ऑफ द स्टेज। ही वॉक्ड ऑफ द स्टेज, स्टेज होता है जो स्टेज लगा होता है, वो वॉक्ड ऑफ मतलब वो उतर गए स्टेज पे से। ऑफ ये एक प्रीपोजिशन है। किसी भी नाउन से जब कोई दूसरा नाउन को इसकी सतह को छोड़ता है तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वॉक करके उस पे से उतरा होगा तो उसने उस स्टेज की सतह को छोड़ा होगा, तो इसलिए वॉकड ऑफ का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। सो ही वॉकड ऑफ द स्टेज। द विलेज चीफ एंड द पीपल वर एट लॉस ऑफ वर्ड्स, जो गाँव का जो मुखिया था और लोग थे वो उनके पास शब्द ही नहीं थे उसको कुछ कहने के। तो फ्रेंड ये थी आज की स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ नया इस स्टोरी के माध्यम से सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और दूसरी स्टोरी में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।